नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस आरएस अकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कुछ बच्चों की डिमांड थी, मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं, उन बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ मेंस के पेपर्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएं ताकि हम इस बार जो मेंस दे रहे हैं उसमें हम थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, हमें थोड़ा अच्छा गाइडेंस जो है वो मिल पाए। क्योंकि मेंस एक आरपीएससी में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मेंस से बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, क्योंकि चीज़ों को रट तो लेते हैं लेकिन उन्हें लिखना बहुत टफ हो जाता है, लिख नहीं पाते आसानी से। ये प्रॉब्लम हमेशा राजस्थान बोर्ड के बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा रहती है। तो दैट इज़ व्हाई हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरा सेशन जो है वो स्टार्ट किया था। लास्ट सेशन हमारा हुआ था जिसमें हमने 2018 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं मेंस के उन्हें डिस्कस किया था ज्योग्राफी के। आज हम बाकी के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आरएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। 18 जनवरी से रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रीलिम्स या मेंस के सेपरेट बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी बैचेस अवेलेबल हैं, सेपरेट बैचेस वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके डिटेल डिस्कशन जो है वो आप कर सकते हैं। अगर और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की जो बैचेस हैं वो भी 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल जो है इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप जो है हमारी, उसी के ऊपर क्लासेस कंडक्ट होंगी। वीडियो का बैच जो है वो 10 जनवरी को हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो अभी तक चल रहे थे बट अब उनको बंद कर दिया गया है। बट आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार जल्दी से अगर आप क्वेरी करेंगे, कॉल करेंगे तो आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है उसी पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो का बैच मेंस के लिए हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट रीट 2022 का बैच जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। टोटल 32,000 पोस्ट है, बहुत बड़ा एग्जाम जो है वो ये होने जा रहा है। तो इसकी क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। आप अभी भी रजिस्ट्रेशन जो है हमारा ओपन है, तो आप अभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या खास होगा, नेशनल इंटरनेशनल और राजस्थान के करंट अफेयर्स जो है वो आपको निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे, कोई अलग से चार्जेस इसके नहीं होंगे। सुजस राजस्थान अध्ययन और जिला दर्शन, ये 3 मैगजीन जो हैं जिनका की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुजस, जिला दर्शन, ये दोनों मैगजीन हैं। राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। और देखा गया है, ट्रेंड ये है कि क्वेश्चंस जो है सुजस से भी काफी ज्यादा आते हैं, राजस्थान अध्ययन से भी काफी ज्यादा आते हैं, जिला दर्शन से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन सबको कवर करवाया जाता है हमारी क्लासेस में। और जो भी बच्चे ये कोर्सेज ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री रहेंगी। इनके कोई सेपरेट चार्जेस पे नहीं करने रहेंगे, अलग से कोई शुल्क जो है वो नहीं देना होगा। वीकली टेस्ट एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं जो कि इन कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। अब बात करते हैं हमारा जो मेंस का पेपर हम जो डिस्कस कर रहे थे, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अपीयर होते हैं। टोटल 65 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। और ये 3 टाइप के क्वेश्चन, 15 वर्ड्स 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, 50 वर्ड्स 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, और 100 वर्ड्स 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट क्लास में हमने इन सारे क्वेश्चंस को देख लिया था। 15 वर्ड्स के 2 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन थे, उन पांचों क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 50 वर्ड्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो लास्ट हमने नेम इन एनी 8 कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑफ इंडिया राजस्थान, उसके बारे में बात कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 50 वर्ड्स का 5 मार्क्स का, व्हाट इज फिशर वॉल्केनिक इरप्शन, गिव रीजंस ऑफ इट्स अकरेंस इन द वर्ल्ड। दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन क्या है, विश्व में इनकी उपस्थिति के क्षेत्रों के बारे में बताइए। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा कि फिशर इरप्शन क्या होता है, दरारी उद्भेदन जो है वो क्या होता है। तो दरारी उद्भेदन के बारे में आप जानते हैं, आप पढ़ चुके होंगे। किन्हीं 2 प्लेट्स के बीच में से लावा या मैग्मा जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल करके आता है जनरली, लेकिन अगर अंदर से आने वाले लावा की विस्कोसिटी जो है वो कम है
हिंदी में जिसे श्यानता कहते हैं, श्यानता अगर कम है, विस्कोसिटी अगर कम है, तो इसकी जो इरप्शन है वो कुछ ऐसा ना हो करके, ऐसा फूट करके ना हो करके, बहुत धीरे 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 पानी की तरह बहता हुआ लावा जो है वो बाहर आता हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरीके से फैल करके जाता हुआ पानी की तरह बहता हुआ लावा जो है वो हमें दिखाई देता है। अब इसी टाइप के इरप्शन को, ये जो पानी की तरह बह करके जा रहा है, इसी टाइप के इरप्शन को हम कहते हैं फिशर इरप्शन, या हिंदी में हम इसे कहते हैं दरारी उद्भेदन। दरार से जैसे थोड़ा 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 लिक्विड निकलता रहता है, कंटिन्यूस निकलता रहता है, लेकिन वो फूट के नहीं निकलता। एक लावा जो जनरली हम ज्वालामुखी जो देखते हैं, वॉल्केनोज जो देखते हैं, जो कि फूट के निकलता है, जैसे कि स्ट्रोम्बोली फूट फूट करके निकलता रहता है, वैसा ना निकल करके बहुत धीरे 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 पानी की तरह बहता हुआ लावा जो है वो फ्लो करता रहता है और बहुत दूरी तक जाता रहता है। ऐसा नहीं कि आसपास जाएगा, बहुत लंबी लंबी दूरी तक, लंबी लंबी डिस्टेंस तक जाता रहता है। इसी वजह से इस टाइप के इरप्शन को हम कहते हैं फिशर इरप्शन, या हिंदी में कहते हैं दरारी उद्भेदन। ये जो दरारी उद्भेदन है, इसकी वजह से हमें प्लेटूज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, पठारों का निर्माण देखने को मिलता है। प्लेटूज या पठार जो है उनका निर्माण हमें इनकी वजह से देखने को मिलता है, ये फिशर इरप्शन की वजह से। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो डायग्राम में आपके सामने लेके आया हूं, कुछ इस तरीके से निकलता है। इसके अंदर से लावा जो है वो निकलता रहता है कुछ इस तरीके से, और ये चारों तरफ फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका लावा जो है उसकी विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी या श्यानता जो है वो कम है। अब ये विस्कोसिटी और श्यानता क्यों कम है? क्योंकि इसके अंदर सिलिका की प्रेजेंस, सिलिका की उपस्थिति कम है। अगर किसी लावा में सिलिका कम है मतलब वो गाढ़ा कम होगा। विस्कोसिटी का मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो गाढ़ा। एक पानी होता है हमारा, एक शहद होता है, शहद जो है वो बहुत धीरे धीरे, अगर आप एक ग्लास में शहद लोगे, उसको धीरे ऐसे झुकाओगे तो धीरे 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 बहता होगा। पानी जो है वो जल्दी जल्दी आ जाएगा। मतलब पानी क्या है, ज्यादा विस्कस है, ज्यादा श्यानता है उसकी। और जो शहद है उसकी, सॉरी, पानी जो है वो कम विस्कस है, जबकि शहद जो है उसकी विस्कोसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, श्यानता जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां पर लावा पतला है, पानी जैसा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, श्यानता जो है वो कम है। और वो कम क्यों है? सिलिका की प्रेजेंस कम है। इस लावा के अंदर सिलिका जो है वो कम मात्रा में देखने को मिल रहा है, कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो इसका एक और फीचर जो हमें देखने को मिलता है, ये कम एसिडिक होता है। दे आर द लेस एसिडिक, अम्लीयता जो है इसकी कम होती है, और इसी वजह से फूट के नहीं निकलता है, और फिर धीरे 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 बहता जाता है, बहता जाता है, बहुत शांति से निकलता रहता है, बहुत स्मूथ वे में निकलता रहता है, धीरे 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 बहता हुआ निकलता रहता है। और फिर अल्टीमेटली बड़े बड़े प्लेटूज जो हैं, बड़े बड़े पठार जो हैं, उनका निर्माण हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने इधर डायग्राम बनाया था, ये अल्टीमेटली कुछ इस तरीके के पठारों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसी मल्टीपल लेयर्स बना लेगा, बहुत सारी परतें जो है वो बना लेगा। इस टाइप से बहुत सारी परतें, मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेगी। और प्लेटूज का फॉर्मेशन, पठार का निर्माण, अल्टीमेटली ये एक पठार का रूप ले लेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक पठार का रूप जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ इस टाइप के इरप्शन में, इस टाइप के उद्भेदन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हमें डायग्राम, ये डायग्राम जो है वो यूज करते हुए एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेंस में, जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट होगा। तो ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे हम। ये तो आप नहीं बना पाएंगे डेफिनेटली, बट ऐसा डायग्राम जो है वो आप बनाएंगे। ऐसे डायग्राम की हेल्प से हम इसको दिखाएंगे। प्लस क्योंकि ये 50 वर्ड्स है तो बहुत ज्यादा हमें लिखना भी नहीं है, बहुत कम वर्ड्स में एक छोटा डायग्राम बना करके, बहुत कम वर्ड्स में हमें ये सब लिखना होगा कि ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता है, विस्फोटक नहीं होता है, इरप्शन जो है वो स्मूथ चलता है, धीरे 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 होता रहता है।
श्यानता कारण लिखना है हमें सीधा। श्यानता कम होती है जिसका कारण क्या होता है, सिलिका की उपस्थिति कम होती है जिसकी वजह से ये कम अम्लीय होता है। ठीक है। और लावा जो है वो लार्जर एरिया में फैल जाता है, लंबे चौड़े क्षेत्र में फैल जाता है, जिसकी वजह से पठारों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेटू, दक्कन पठार जो है वो इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर कि इसी तरीके से फिशर इरप्शन की वजह से, दरारी उद्भेदन की वजह से हमें इसका निर्माण, दक्कन पठार का निर्माण जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इस टाइप का एक आंसर जो है वो हम फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, विश्व में इसके उपस्थिति कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम इसके लिए काफी सारे एग्जाम्पल्स और यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया में तो एग्जाम्पल हमारे पास है ही दक्कन का पठार। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड की बात करें, मेसाटा प्लेटू, मेसाटा का पठार, ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च भूमि, मेसाटा पठार जो है वो स्पेन में देखने को मिलता है हमें, ये ब्राजील में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं, 2-3 एग्जांपल हमें लिख देना है, क्योंकि 50 वर्ड्स का क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हमारे पास वर्ड्स बचते नहीं है, जगह बचती नहीं है, स्पेस जो है कॉपी में जो है स्पेस लिमिटेड होती है, तो वो स्पेस हमारे पास बचती नहीं है। तो दैट इज वाई हम 3-4 एग्जाम्पल जो है वो लिख करके यहाँ पर आंसर जो है वो खत्म कर सकते हैं। डेक्कन प्लेटू हमारे लिए एक मेजर एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि ये एक इंडिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा वर्ल्ड के 2-3 एग्जाम्पल जो है वो आप साथ में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2011। 1901 से 2011 के बीच की जनसंख्या वृद्धि के विशिष्ट प्रावस्थाओं का वर्णन हमें करना है। भारत में क्या क्या हुआ है 1901 से लेके 2011, 110 सालों का जो इतिहास है, जनसांख्यिकी इतिहास है, डेमोग्राफिक हिस्ट्री जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं एनसीईआरटी में हमारे सामने साफ लिखा हुआ है कि 4 डिफरेंट फेजेस जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के हमें देखने को मिलते हैं। पहला फेज है फेज फर्स्ट, जो कि 1901 से 1921 के बीच का 20 सालों का हमें देखने को मिलता है। ये वाला फेज जो है वो स्टेगनेंट टाइप का था, मतलब बहुत कम वृद्धि या स्थिर चरण हम इसे कह सकते हैं कि बहुत कम वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है, लगभग स्थिर है, वेरी लो ग्रोथ रेट जो है वो यहां देखने को मिलती है, इसलिए इसे हम स्टेगनेंट या स्थिर ही कहते हैं कि ये एक स्थिर चरण है, जनसंख्या इसमें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद आता है फेज सेकंड, जो कि 1921 से 1951 का है, 1921 से 1951 का। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है, कांस्टेंट रेट से एक स्थिर वृद्धि के साथ में बढ़ती हुई जनसंख्या हमें दिखाई देती है। भारत आजाद हो गया, उसके बाद ये सारा अंग्रेजों के काल का टाइम है। 1951 भारत आजाद होने के बाद से जनसंख्या जो है वो विस्फोटक प्रकार से बढ़ती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है इंडिया के अंदर, जनसंख्या का विस्फोट होता है। और उसके पीछे कारण क्या है, रैपिड फॉल इन डेथ रेट, हमारी जो मृत्यु दर है वो काफी तेजी से घट जाती है, लोगों की मृत्यु जो है वो हो नहीं रही है, कम हो रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज धीरे धीरे अच्छी होने लगती हैं। एंड हाई फर्टिलिटी रेट, उच्च प्रजनन दर, इन 2 कारणों की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें यहां देखने को मिलता है, जनसंख्या वृद्धि जो है वो यहां पर, जनसंख्या विस्फोट जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चौथा चरण आता है, फेज फोर्थ आता है, चतुर्थ चरण आता है, जो कि 1981 से 2011 का है, 1981 से 2011 का है। यहां पर ग्रोथ रेट जो है वो स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, धीरे 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 कम होती जाती, बहुत तेजी से कम नहीं हो रही है, धीरे 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 कम होती जा रही। इसका कारण क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ कर्ब बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है, जन्म दर जो है उसमें धीरे 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 गिरावट हो रही है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा है, हल्की हल्की गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इस वजह से हमें ये जनसंख्या जो है वो धीरे 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 कम होती हुई, जनसंख्या वृद्धि कम होती हुई यहां देखने को मिलती है। इसके प्रभाव क्या हुए हैं, इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, विवाह की जो औसत आयु है वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है। पहले 18 साल हुई, 18 से 21 साल हुई, अभी वापस मांग जो है वो आप जानते ही है, करंट अफेयर्स में है कि फिर से मांग जो है चेंज करने की बात जो है वो करी जा रही है। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अब जनसंख्या अगर कम हो रही है तो संसाधन जो है वो ज्यादा मिलेंगे, रिसोर्सेज जो है वो सभी लोगों को ज्यादा अवेलेबल हो पाएंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन की गुणवत्ता जो है वो बेहतर होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी। और इसका अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल लूं जो एनसीईआरटी ने भी दिया है,
एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन दी कंट्री, महिलाओं की शिक्षा जो है देश में वो अब अच्छी होती जा रही है। पहले महिलाओं की शिक्षा जो है वो कम होती थी, महिलाओं में अशिक्षा दर ज्यादा थी, शिक्षित होने की दर जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खास तौर से इस दौर में 1981 से 2011 में ये प्रभाव जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ क्वेश्चन की डिमांड यही है, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की विशिष्ट प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। इन चारों प्रावस्थाओं का वर्णन करना है और 1901 से 2011 के बीच की चारों प्रावस्थाओं का वर्णन करना है। तो दो दो तीन तीन पॉइंट्स जो हैं वो सबके बारे में अगर हम लिखते हैं तो वैसे 50 वर्ड्स जो हैं 50 वर्ड्स का स्पेस हमारा कवर हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा करके दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन सुटेबल प्रोडक्शन कंडीशंस ऑफ मेज एंड इट्स मेन प्रोडक्शन एरियाज इन राजस्थान। राजस्थान में मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाओं तथा इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए मेज जो है, मक्का जो है उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, मध्यम तापमान जो है वो चाहिए होता है, जो कि जनरली 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें देखने को मिलता है। और राजस्थान में ये टेम्परेचर आसानी से मिलता है, 18 से 27 डिग्री के बीच का टेम्परेचर जो है वो राजस्थान में आसानी से मिलता है। प्योर समर्स में नहीं मिलेगा, बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु में अगर हम जाएंगे तो नहीं मिलेगा, जब हम विंटर्स में जाएंगे, शीत ऋतु में जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। ये मिलेगा बारिश का समय जो होता है, मानसून का समय जो होता है तब हमें देखने को मिलेगा ये टेम्परेचर। दूसरा, इसको रेनफॉल चाहिए, बारिश चाहिए ठीक ठाक, और राजस्थान में वैसे ही बारिश कम होती है, तो समर्स में हम नहीं सोच सकते, ग्रीष्म ऋतु में हम नहीं सोच सकते कि यहाँ पर मक्का की पैदावार जो है वो की जा सके। सनशाइन चाहिए खूब सारी, राजस्थान की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि कर्क रेखा जो है वो यहां से गुजरती है, तो सनशाइन तो फुल अवेलेबल है। रेनफॉल की बात करें, वर्षा की बात करें, तो यहां पर अरावली फैली हुई है, अरावली के वेस्ट में अगर हम देखें, पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम देखें तो रेनफॉल भी ठीक ठाक हो जाता है, बारिश जो है वो ठीक ठाक हो जाती है। खास तौर से दक्षिणी राजस्थान और ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सदर्न राजस्थान एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान जो है, उन रीजन्स में बारिश जो है वो अच्छी खासी हो जाती है, जितनी मक्का को चाहिए उतनी बारिश जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। एंड इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी चाहिए जिसमें अच्छी जल निकासी हो सके, वेल ड्रेन्ड हो, ऐसा नहीं कि पानी उसके अंदर भरा रहे, लेकिन उसके अंदर पानी निकलना भी चाहिए, और सॉइल जो है वो फर्टाइल भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बलुई मिट्टी ले आओ, रेतीली मिट्टी उठा के ले आओ कि हाँ पानी तो उसमें से खूब निकल जाता है, ड्रेनेज जो है उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें उपजाऊपन नहीं होता, फर्टिलिटी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो ऐसी मिट्टी जो है, सलाइन मिट्टी हमें नहीं चाहिए, इनफर्टाइल मिट्टी हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जो फर्टाइल हो और ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा हो। ये सारे फीचर्स जो है मक्का को चाहिए होते हैं। अगर ऐसी स्थितियां मिल जाए तो फिर मक्का की पैदावार अच्छी खासी हो सकती है। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां ऐसी सूटेबल कंडीशंस मिलती है कि पानी अच्छा मिल जाता है, टेम्परेचर जो 18 से 27 डिग्री का चाहिए वो मिल जाता है, सनशाइन जो है, धूप जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, और फर्टाइल सॉइल, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल जो है, अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मृदा जो है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र में हमें सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। अगर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो मेजर प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सारे अरावली के पास के क्षेत्र है। अरावली जो है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, उस तरफ हम सोच ही नहीं सकते, बारिश वारिश ज्यादा सोच नहीं सकते, वो सेमी एरिड अर्ध शुष्क क्षेत्र आ जाता है, फिर तो पूरा एरिड रीजन आ जाता है, शुष्क क्षेत्र आ जाता है। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, भिलवाड़ा, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ हमें मक्का का उत्पादन अच्छा देखने को मिल जाता है। दूसरा क्षेत्र जो मैं आपको दिखा रहा था वो ये वाला क्षेत्र है, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये सारा क्षेत्र जो है वहां भी हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ पर भी जो है मक्का का उत्पादन किया जा सकता है। एक क्षेत्र सिरोही भी है जहां पर कि हमें अच्छा खासा पानी मिल जाता है, अच्छी खासी बारिश देखने को मिल जाती है, इस वजह से यहाँ पर भी मक्के की प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। माइनर प्रोडक्शन हमें पाली, अजमेर, टोंक
और अलवर में भी देखने को मिलता है। अगेन ये अरावली के पास के क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर बारिश कम होती है, रेनफॉल जो है वो कम होता है। दैट इज वाई यहाँ पर माइनर प्रोडक्शन, गौण रूप से उत्पादन देखने को मिलता है। प्रमुख उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। बस यही सारी चीजें जो है वो हमें दिखानी है कि क्यों कंडीशन सूटेबल है। जो कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी कि ये सारी कंडीशंस हमें मेंस में लिखना है कि ये कंडीशंस जो है मक्का को चाहिए होती है, और ये कंडीशंस जो है वो अरावली के आसपास के क्षेत्र या फिर दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फुलफिल होती है। यहाँ बारिश भी मिल जाती है अच्छी, यहाँ पर धूप भी मिल जाती है अच्छी, यहाँ मिट्टी भी मिल जाती है अच्छी, वेल ड्रेन्ड मिट्टी जो है वो मिल जाती है, और ये सारी कंडीशंस जो है वो पूरी हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर मक्का का उत्पादन जो है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। और फिर हम डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख देंगे, जिलों के नाम लिख देंगे कि इन जिलों में हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूसिडेट लोकेशंस, फैक्टर्स एंड ग्रोथ ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की अवस्थिति के कारकों एवं वृद्धि की व्याख्या कीजिए। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान में बहुत अच्छी डेवलप्ड देखने को मिलती है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो तीसरे नंबर की रैंकिंग आती है राजस्थान की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है, और उसके बाद थर्ड नंबर पर राजस्थान में हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है सीमेंट का देखने को मिलता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान में अच्छी खासी फैली हुई है। कारण क्या है? इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल राजस्थान में अच्छा खासा मात्रा में अवेलेबल है। रॉ मटेरियल क्या चाहिए? लाइमस्टोन चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, राजस्थान में मिलता है। जिप्सम चाहिए, राजस्थान में मिलता है। चौक या खड़िया पत्थर जिसे हम कहते हैं वो चाहिए, वो राजस्थान में मिलता है। इसी वजह से राजस्थान में सूटेबल कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, और इसी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री राजस्थान में अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई हमें दिखाई देती है। अगर मैं सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करूं तो जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर, और राजस्थान जो है वो थर्ड नंबर पर है। राजस्थान में कहां कहां पर है? क्वेश्चन हमारी डिमांड यही है कि राजस्थान में कौन कौन सी जगहों पर हमें देखने को मिलती है। यह अरावली पर्वतमाला जो है वो कुछ ऐसे जा रही है। मेजर सीमेंट सेंटर्स जो है राजस्थान में वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी निम्बाहेड़ा जो है वो काफी ज्यादा प्रोडक्शन करता है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद कोटा, कोटा, देन उदयपुर, ब्यावर, यहां अजमेर में इस जगह पर ब्यावर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर की अच्छी खासी मात्रा में हमें सीमेंट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और सीमेंट को जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, वो सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में हमें मिलता है। जैसे कि उदयपुर में अरावली वाला जो क्षेत्र है वहां पर जिप्सम जो है वो अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है, लाइमस्टोन जो है वो अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है, चौक जो है वो अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। तो उसके पास में ही निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी एक सारी चीजें मिल जाती है। तो इस वजह से निम्बाहेड़ा और उसके आसपास निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन होता हुआ हमें दिखाई देता है। सेम वैसा ही ब्यावर में भी हमें सीमेंट का प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देता है, और इधर कोटा बारा में भी हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन सीमेंट का देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या कारण है, क्या लोकेशन फैक्टर है? लोकेशन फैक्टर ये है कि इन्हीं जगहों पर कच्चा माल उपलब्ध है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। दैट इज वाई इन्हीं जगहों पर हमें सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, और मेजर सेंटर्स जो है वो ये सारे हमारे सामने निकल करके आते हैं। ठीक है, यही सारा एक फ्रेम करके आंसर जो है 50 वर्ड्स में हमें, और आप चाहें तो एक मैप बना दे, मैप में लोकेशंस दिखा दे, वो ज्यादा अच्छा सौदा है। पहले जो मैंने मक्का वाला जो आंसर बताया था उसमें भी आप एक मैप बना दे, नक्शा बना दे, और नक्शे के अंदर ये सारी चीजें दिखा दे, तो आपका टाइम भी बच जाता है, लिखने के लिए वर्ड्स जो है वो भी बच जाते हैं। आप सीधा सीधा यहाँ पर मैप में दिखा देते हैं, सामने वाला व्यक्ति, कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति जो है वो समझ जाता है कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चा जो है वो सही प्रॉपर तरीके से मुझे दिखा पा रहा है, मैप बना करके दिखा पा रहा है, मतलब उसे सही सब चीजें पता है, वो यहाँ पर जो लिख रहा है वो ऐसे फेंक नहीं रहा है, उसे सब कुछ पता है। ये आप रिप्रेजेंट करते हैं खुद को वहां पर कि हाँ मुझे आता है। ये दिखाने का एक तरीका होता है, डायग्राम्स जो है, मैप्स जो है, वो ये दिखाने का तरीका होते हैं कि हाँ मुझे आता है। ये चीज आप दिखाते हैं सामने वाले को, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको दिखाते हैं, शो करते हैं। अगला क्वेश्चन 50 वर्ड्स वाला लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेखावाटी रीजन। शेखावाटी क्षेत्र जो है उसका मेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य भौतिक विशेषताएं जो हैं वो हमें क्या देखने को मिलती है, ये हमें यहाँ पर वर्णन करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, पहले तो रीजन बताना, यहाँ भी हम एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें हमें रीजन दिखाना है कि झुंझुनू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम
शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी रीजन के रूप में देखते हैं। मैप बना देंगे, उसमें दिखा देंगे कि ये वाला क्षेत्र जो है वो शेखावाटी क्षेत्र है। पहला काम आपका आसान हो जाएगा। आप ईस्ट में अरावली रेंज है, नॉर्थ में गग्गर प्लेन्स है, वेस्ट में नागौर है। ये सब आप लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी कोई ऐसी आवश्यकता रह नहीं गई। अगर आपने मैप बना लिया, उसमें अरावली दिखा दी, गग्गर के मैदान दिखा दिए, तो आपका काम हो गया। इसके अंदर छोटी छोटी इनलैंड रिवर्स जो है, अंतः प्रवाहित नदियां जो है वो इस क्षेत्र में बहती हैं, जैसे कि रूपनगढ़, मेघा, खारी, कांतली, ये सारी नदियां जो है वो इस क्षेत्र में बहती है। ये पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, भौतिक विशेषताएं पूछी है, तो हमें ये सारी लिखने पड़ेंगे। तीसरी चीज जो हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, क्लाइमेट, जलवायु जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर इनलैंड रिवर्स देखने को मिल रही है, अंतः प्रवाही नदियां जो हैं वो देखने को मिल रही है, वरना तो बड़ी नदियां देखने को मिलती जो अच्छा खासा पानी लेकर के जाती। मेजर लेक्स, यहाँ पर काफी ज्यादा लेक्स हैं जो कि जनरली सलाइन वाटर लेक है, खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि डेडवाना, ताल चापर, सुजनगढ़, डेगाना, कुचामन। ये इसमें से ज्यादातर झीलें जो हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलों की कंडीशन मैंने लेक्स जब आपको पढ़ाई थी तभी आपको बताया था, वो वीडियो जो है वो अवेलेबल भी है आपके पास यूट्यूब पर। उसमें मैंने बताया था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर ज्यादा हो, वाष्पीकरण की दर अगर अधिक हो, तो फिर झीलें जो है वो खारी होंगी। और ये क्षेत्र भी वैसे ही क्षेत्र में आता है, सेमी एरिड रीजन है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बारिश होती नहीं है, इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर जो है वो अधिक है। दैट इज वाई यहाँ पर खारे पानी की झीलें हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसके अलावा सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप जो होते हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे पॉइंट्स प्लस एक मैप, मैप के अंदर रीजन को दिखा दीजिए, डिस्ट्रिक्ट्स को दिखा दीजिए, अरावली रेंज को दिखा दीजिए, गग्गर प्लेन्स को दिखा दीजिए। और ये 3-4 पॉइंट्स जो है वो अगर आप लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं है, 50 वर्ड्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। अगर ये 100 वर्ड्स का होता तो हम और डेप्थ में जाते और डिटेल में चीजों की बात करते, लिखते। लेकिन अगर हमें 50 वर्ड्स में लिखना है तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स जो है वो हम वहां पर लिख करके हमारे आंसर को एंड कर सकते हैं। मैप बनाएंगे, ये सब चीजें दिखाएंगे, तो वैसे भी आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस थे, 50 वर्ड्स के, 50 शब्दों के, उसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। अब नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे उसके अंदर हम 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस जो है उन्हें कैसे लिखा जाएगा, कैसे फ्रेम किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप ये जो सीरीज हमारी चल रही है वो जो आरएस एस्पिरेंट्स हैं, आरएस मेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें काफी ज्यादा हेल्प कर रही होगी। काफी सारे बच्चों की डिमांड थी, दैट इज वाई मैंने जो है ये सेशंस जो है प्रिपेयर किए हैं। तो आप लोगों को इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल रही होगी, सहायता मिल रही होगी, ये मेरी उम्मीद है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।